जितने भी कार्बन युक्त यौगिक हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। आपने बोला मैम हमें ये अमीनो अम्ल के बारे में अभी तक पता चल गया है कि ये छोटे होते हैं, इनका आणविक भार कितना होता है? लगभग 18 से 800 डाल्टन तक होता है। ठीक है, अभी आगे जब हम चलेंगे तो उन डायग्राम्स को दिखाएंगे और वो सारे ही डायग्राम्स आपको ध्यान में रहने चाहिए बेटा। कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम्स से भी क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डायग्राम्स भी पूछ के डायग्राम्स दिखा दिया जाएगा और फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ ये किस चीज का डायग्राम है। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट जो चैप्टर्स आपने पढ़े वो आपको समझ में आए, क्लियर हुए या नहीं हुए? कोई कंफ्यूजन थी? प्लीज कमेंट किया करिए और कमेंट में मुझे बताया करिए कि कितना क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज 11th क्लास के लिए हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और वो चैप्टर क्या है? जैव अणु। ठीक है, मुझे पता है कि आप सब में से बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता होगा भाई। जब हम स्टूडेंट थे तो मुझे भी लगता था। क्यों? क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के पोर्शन ज्यादा है। पर ये तो बेनिफिट हुआ ना कि आप एक बार ये केमिस्ट्री के माध्यम से पढ़ते हो और एक बार आप बायो के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे और आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए मेरे साथ, फिर बताइएगा अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ। तो स्टार्ट करें, तैयार हैं आप? आ जाइए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है भाई? हमारा चैप्टर क्या है? जैव अणु। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है भाई कि जैव अणु आखिर होते क्या है ना? क्या किसी कोशिका में कौन से जैव अणु होते हैं? देखो, कोशिका के बारे में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप बोलोगे हाँ मैम हमें पता है कि कोशिका में कोशिका भित्ति होती है ना, सेलुलोज की बनी हो सकती है या फिर काइटिन की बनी हो सकती है। फिर मैम आप बोलेंगी कि कोशिका में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, फिर क्या होता है? कोशिकांग होते हैं ढेर सारे। तो हमने ऑलरेडी कोशिका के बारे में बहुत सारी चीजें क्या की है? पढ़ ली है। ठीक है, अब जैव अणु क्या होता है ये आओ समझते हैं। कैसे समझेंगे? देखो, आपने देखा कि जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं कि नहीं मिलते? आप बोलेंगे हाँ मैम। अब मुझे ये बताओ कि सभी जीव रासायनिक संगठन, मतलब जिन चीजों से उनका संगठन हुआ है, तो उस संगठन की दृष्टि से क्या सभी जीव में एक ही प्रकार के तत्व मिल जाते हैं? क्या सभी जीव में एक ही प्रकार के यौगिक मिलते हैं? ठीक है, बताओ ये क्या लगता है कि जो पादप है या जो प्राणी ऊतक हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, अगर हम उन सब में तत्व रासायनिक संगठन का क्या करें, हम उनको देखें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची मिलेगी। अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब का क्या मिलेगा? एक सूची मिलेगी भाई। और जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलो तो देखते हैं जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हुआ। तो एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा। क्या डेफिनेशन है सिंपल सा? कि हम बोल रहे हैं जितने भी कार्बन युक्त यौगिक हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं, जितने भी कार्बन युक्त यौगिक हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। वेरी सिंपल। जितने भी कार्बन युक्त क्या है? कार्बन युक्त जो आपके यौगिक हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि क्या है भाई? आपका प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो बस यही जैव अणु है। सोचो कितना सिंपल सा डेफिनेशन है कि जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो भी आपको पता है कि इस धरती पे क्या है? सजीव है, हम सब सजीव जी रहे हैं, निर्जीव भी चीजें हैं पर अभी हम सजीवों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस धरती पे क्या है? सजीव है। अब उन सजीवों में जितने भी कार्बन युक्त यौगिक मिलते हैं हम उन्हें क्या कह देते हैं? हम उन्हें कह देते हैं जैव अणु कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया भाई प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें। ठीक है, अब चलो अब एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? देखो, हम एक ऊतक ले लें। ऊतक क्या होता है? टिश्यू। क्या ले लें हम? टिश्यू ले लें। टिश्यू टिश्यू टिश्यू। ठीक है, हमने एक टिश्यू ले लिया। अब हम उसको किस में डाल देते हैं? हम डाल देते हैं TCA। TCA क्या होता है? ट्राई
क्लोरो एसिटिक एसिड, और ये TCLA का फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, TCLA का फॉर्मूला है। तो हमने एक ऊतक लिया और हमने उसको इसके साथ स्लरी बनाया, मतलब पहले हमने उसको लिया, कूटा, इसमें मिक्स किया, फिर छाना, ये पूरा प्रोसेस किया, ठीक है। तो जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा, जब हमने छाना तो हमने देखा कि कुछ जो कण थे वो ऊपर बड़े बड़े फंसे रह गए, और कुछ जो कण थे जो छोटे छोटे थे वो कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। तो जो कण बड़े बड़े थे जो ऊपर फंसे रह गए, उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने कहा धारित या फिर रिटेनिटेट। और जो कण नीचे छन के आ गए जो बहुत छोटे छोटे थे, उन्हें हमने कहा निष्यंद या फिर फिल्ट्रेट, ठीक है। चलो देखो, अब इससे हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि वो क्या, जिनका आणविक भार कैसा था, आणविक भार कम था, 18 से लेके 800 डाल्टन तक था, ठीक है। ऐसे जो एसिड सॉल्युबल थे, जो अम्ल में घुलनशील थे, ठीक है, उन जिनका आणविक भार क्या था, 18 से 800 डाल्टन तक था, उनको हमने क्या कहा, उनको हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा। माइक्रो मतलब क्या हो गया, छोटे भाई, क्योंकि वो छन गए, उनका आणविक भार क्या है, आप देख रहे हो आणविक भार क्या है, कम है, ठीक है। उनको हमने क्या कहा, माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा। और वो कैसे थे, वो एसिड सॉल्युबल थे, अम्ल घुलनशील थे। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, अमीनो एसिड है, शर्करा है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और वो जो जिनका आणविक भार लगभग 10,000 डाल्टन था, और जो एसिड सॉल्युबल नहीं थे, अम्ल घुलनशील नहीं थे, ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल थे। इनसॉल्युबल मतलब क्या होता है, जो अघुलनशील हो, जो ना घोल पाए, इनसॉल्युबल थे बेटा। उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कहा मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो हमें यहाँ पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे उनको हमने क्या कहा, मैक्रो, यानी कि बड़ा, जो छन के नीचे नहीं जा पा रहे थे। क्यों, क्योंकि उनका आणविक भार क्या था, ज्यादा था, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से भाई, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और माइक्रोमोलिक्यूल्स के कौन कौन से थे, अमीनो एसिड, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के कौन कौन से थे, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे थे जो बहुलक थे, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा जो आपको याद रखना है, एक एक्सेप्शन है किसमें, मैक्रोमोलिक्यूल्स में, यानी कि जिनके आणविक भार ज्यादा थे, वहां पे एक एक्सेप्शन आपको पढ़ना है, और वो एक्सेप्शन अपवाद क्या है, एक्सेप्शन मतलब क्या है, अपवाद। वो अपवाद है वसा यानी कि लिपिड्स का। लिपिड एक ऐसा अपवाद है बेटा जिसका आणविक भार तो कितना होता है, 800 डाल्टन से कम ही होता है, लेकिन उसको किस में रखा गया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया है। किस में रखा गया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया है, ये अपवाद है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। चले, अब देखो हम देख लेते हैं कि हमारे जो कोशिकी हैं उनमें क्या क्या परसेंटेज किन किन चीजों का पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जल देख लेते हैं। H2O मतलब क्या हो गया, जल हो गया, और इसका परसेंटेज कितना है आपको पता ही, सबसे ज्यादा बॉडी में, इस धरती पे सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा पानी ही पाया जा रहा है, तो क्या हो गया 70 to 90%। प्रोटीन क्या है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट क्या है 3%, वसा कितना है 2%, न्यूक्लिक एसिड कितना है 5 to 7%, और आयन कितने हैं बेटा 1%, ठीक है, क्लियर है। चलो आप देखो वही चार्ट किसमें दिया है, आपके जो आपका एनसीईआरटी है उसके चार्ट्स आप सारे देख लेना। चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स डायग्राम आपको इस चैप्टर के सारे देखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन कितना है मनुष्य के शरीर में 0.5, कार्बन कितना है 18.5, ऑक्सीजन कितना है 65, नाइट्रोजन कितना है 3.3, और सल्फर कितना है 0.3, और ये भूप पट्टी पे कितना उसका परसेंटेज है ये दिया हुआ है। तो ये हमने चार्ट देखा, ठीक है। और देख लो सोडियम मनुष्य के शरीर में कितना है 0.2, कैल्शियम 1.5, मैग्नीशियम 0.1, सिलिकॉन जो है वो नगण्य है, ठीक है। भ्रूप पट्टी पे भी उसका कितना परसेंटेज भार है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये सारे जितने भी चार्ट्स है बेटा वो आपको जरूर याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे सबके क्या दिए हुए फॉर्मूले, कि सोडियम का आप क्या लिखोगे Na+, पोटेशियम के, इतना तो आपको आता होगा। अब आप अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस पढ़ते पढ़ते इतना तो सीख ही गए होंगे कि सबका सिंबल क्या है, ठीक है, सबका सूत्र क्या है ना।
कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++, जल का H2 है और यौगिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब चलो हम देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं, अमीनो अम्ल। तो देखो हमने जो सबसे पहला हमने अपना पेज देखा था जिसमें हमने देखा था मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसमें देखो अमीनो अम्ल कहाँ आया था, आप बोलेंगे मैम एसिड सॉल्युबल में आया था क्योंकि उसका आणविक भार कम था। तो अमीनो अम्ल शर्करा और न्यूक्लियोटाइड्स किस में आए थे, एसिड सॉल्युबल थे, और किसमें थे, जिनका आणविक भार क्या था, कम था, ठीक है। तो वही हम सबसे पहले किसको देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अमीनो अम्ल को, ठीक है। तो आपको क्या क्या पता है अमीनो अम्ल के बारे में, बताओ पहले से। देखो अमीनो अम्ल पहली बात तो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। इनमें एक ही कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रस्थापित होता है, ठीक है। अभी आगे चल के हम देखेंगे, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, हम अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये प्रतिस्थापित मीथेन है, 4 प्रतिस्थाई समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े होते हैं। आप बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है। ये अभी हम इसको आगे पूरा डायग्राम से बना के समझेंगे, अभी सिर्फ आपका एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये समूह हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल समूह, अमीनो समूह तथा भिन्न परिवर्तनशील समूह जिसमें R समूह से व्यक्त होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमें अमीनो अम्ल के बारे में क्या क्या पता है, आप बोलेंगे मैम सबसे पहली चीज पता है कि ये छोटे होते हैं, इनको हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, और इनका आणविक भार कितना होता है, लगभग 18 से 800 डाल्टन होता है। आपने बोला मैम हमें ये अमीनो अम्ल के बारे में अभी तक पता चल गया है कि ये छोटे होते हैं, इनका आणविक भार कितना होता है, लगभग 18 से 800 डाल्टन तक होता है, ठीक है। अब देखो अमीनो अम्ल आपने देखा है कि एक ये क्या है, ये मोनोमर्स है। जब ढेर सारे ऐसे मोनोमर्स मिल जाते हैं और एक श्रृंखला बन जाती है, तब हम इसे क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। और ये सब आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो जो हम अभी एनसीईआरटी की लाइन देख रहे थे वो देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की आधारीय इकाई है, ठीक है। आपको पता ही है प्रोटीन की आधारीय इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है, ठीक है। पता है ना, इतना तो हम लोग पढ़े, आपने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, है ना। तो अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की आधारीय इकाई है, ठीक है। इतना क्लियर है, बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आप देखो अगर हम इसकी संरचना देखें तो मान लो यहाँ पे क्या है, आपका सी है और इसके चारों तरफ कुछ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हैं वो हमें देखना है, ठीक है। हमने क्या देखा कि सी जो है यहाँ पे क्या है, एक अल्फा है, इसको हम अल्फा बोलते हैं। इसके एक साइड पे क्या जुड़ा है, अमीनो जुड़ा है और एक साइड पे क्या जुड़ा है, अम्ल जुड़ा है। COOH क्या है, अम्ल है, और NH2 क्या है अमीनो है, क्षारीय है। तो इसके एक साइड पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इसके एक साइड पे जुड़ा हुआ है अमीनो और दूसरे साइड पे जुड़ा हुआ है अम्ल, ठीक है। ऊपर के साइड आपको R दिख रहा है और ये R क्या है, ये एल्काइल समूह है। ये R क्या है, ये एल्काइल समूह है। और नीचे के साइड पे क्या जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। इतना क्लियर है, क्लियर है तो लिखो यस मैम। फिर से आप देख लो, अगर आप एमिनो एसिड का ये डायग्राम संरचना बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, आप यहाँ पे एक C बना दो, यहाँ पे अल्फा, नीचे क्या है एक H है, ऊपर क्या है एक R है, जिसको हम एल्काइल समूह बोल रहे हैं। और बेटा यही सब में डिफरेंट होता है, इसी का यही पोजीशंस का क्या होता है, इसी पे नई नई चीजें आके क्या होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। और यहाँ पे क्या है, एक एमिनो है और यहाँ पे क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। ये संरचना है, क्लियर है। अब देखो चूंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बार बार हम कह रहे हैं कि ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री से ज्यादा लिंक्ड है, आपने केमिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ी होंगी। अम्ल क्या है, अम्ल क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन ये क्या है, दे है ना। और क्षारीय में क्या होता है कि वो क्या करता है, लेता है। तो अगर एक हाइड्रोजन इसने दे दिया भाई, अगर मान लो ये COOH है, ठीक है, और उसने एक हाइड्रोजन दे दिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये क्षारीय है, इसने एक हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
प्लस चार्ज हो जाएगा, और प्लस और माइनस नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। इस सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ज्विटर आयन बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की आधारीय इकाई है। ठीक है। अब देखो, अभी आपने जब हम लाइंस पढ़ रहे थे तो आपने देखा था, क्या देखा था कि आपको बोला गया था कि अमीनो अम्ल क्या है, ये क्या है, मीथेन का क्या है, एक प्रतिस्थापित मीथेन है। ठीक है, यानी कार्बन के विस्थापन का है, यानी कि प्रतिस्थापित मीथेन है। ऐसा माना जाता है कि विकास के क्रम में ये जो आपको दिख रहा है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यही होता है ना, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपने विकास के क्रम में देखा है कि अगर मान लो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एक H निकला होगा और वो किस में चला गया होगा, वो अम्ल बन गया हो गया, यहाँ से H जो गया वो एमिनो में तब्दील हो गया, फिर यहाँ से जो गया वो R में चला गया, और यहाँ पे तो H है ही है। तो ये क्या है, जो अब अमीनो अम्ल है वो क्या है, वो प्रतिस्थापित मीथेन ही है। ठीक है, तो देखो ये जो अमीनो अम्ल का फॉर्मूला है, मैंने बताया था कि जो ये R है, यही विविध समूह यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, बाकी सबका जो पोजीशन है वो क्या है, वो फिक्स होता है। ठीक है, क्लियर इतना? चलें, अब देखो हमें कौन कौन से अमीनो अम्ल देखने हैं। हमने देखा ग्लाइसिन, एलेनिन और स्टेरीन, इन तीनों का हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। क्या बताया था मैंने कि सिर्फ R का ही पोजीशन, R समूह ही चेंज होगा, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे क्या होंगी, सेम होंगी। सिर्फ R का पोजीशन, सिर्फ R का ही जो समूह है वो चेंज होगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ग्लाइसिन देख लेते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, अमीनो अम्ल यहाँ पे H सब सेम है, क्या बदला, सिर्फ यहाँ पे R के पोजीशन चेंज हुआ और H आ गया। एलेनिन में भी सिर्फ R का पोजीशन चेंज हुआ और CH3 आ गया। उसी तरीके से सेरीन में भी सिर्फ R का पोजीशन चेंज हुआ और क्या आ गया, CH2OH आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, R का पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ग्लाइसिन, इट इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सरलतम अमीनो एसिड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है भाई तो ले लो जल्दी से। चलो, अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, हमें याद रखने हैं। तो क्या है, क्षारीय अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टाडीन। क्या है, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टाडीन, ये किसका एग्जाम्पल है, क्षारीय अमीनो एसिड। और आर्जिनिन और लाइसिन किस में पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में, आपने पढ़ा है ना, हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है, अम्लीय अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ठीक है, उसी तरीके से सल्फर युक्त अमीनो एसिड का एग्जाम्पल कौन है, मैथियोनिन और सिस्टीन। एरोमेटिक जिसमें यानी कि बेंजीन वाले पाए जाते हैं, एरोमेटिक क्या है, जिसमें बेंजीन वाले पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, थायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिल एनिलीन। ये किसके एग्जाम्पल हैं, एरोमेटिक के। फिर से एक बार देख लो, क्षारीय अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल कौन है, आर्जिनिन, लाइसिन। अम्लीय अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल कौन कौन से, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। ठीक है, सल्फर युक्त का क्या है, सिस्टीन। और सबसे लास्ट में जिसमें बेंजीन वाले पाए जाए यानी कि एरोमेटिक जो हो गया, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिल एनिलीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं। क्या देख रहे हैं हम कि हमारे अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं। तो देख लो अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन से, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, वैलिन, फेनिल एनिलीन, मैथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सबका पहले नंबर आप भाई लिख लो, ठीक है, उससे एक कोड बना लो और उससे आप अपना कोड बना के याद कर सकते हो। जैसे ये PMT हो गया, ठीक है, और ये ILLT हो गया, ठीक है, या आप इसको पूरा एक सर्कल में याद कर सकते हो। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं जो आपको याद रखने। उसके अलावा बेटा दो अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल भी हैं, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, आपके NCERT में है नहीं, तो आपको पढ़ना नहीं है। तो आपको अभी यहाँ पे क्या याद रखना है कि अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं, और स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। ठीक है, ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलें।
चलो देखो, अब क्या कह रहा है कि आर समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर 21 प्रकार के ये होते हैं। अभी 20 प्रकार के लगभग माने जाते थे, अब 21-22 ऐसे खोजे जा रहे हैं बेटा। तो प्रोटीन के अमीनो अम्ल में आर समूह, हाइड्रोजन, अमीनो अल ग्लाइसिन, मेथिल समूह, हाइड्रोक्सी मेथिल आदि हो सकते हैं। अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो कार्बोक्सिल व आर क्रियात्मक समूह पर क्या होता है, निर्भर करता है, ठीक है। और अभी हमने पीछे देखा बाकी सबके क्या है स्ट्रक्चर, क्या है, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं, सिर्फ आर समूह चेंज होगा और नई चीजें आके जुड़ जाएंगी, और सिर्फ आर समूह के चेंज होने से परिवर्तित होते रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक हम देख रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं जैव और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हमें अमीनो एसिड पढ़ना है, हमें वसा पढ़ना है, हमें प्रोटीन पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं लिपिड यानी कि वसा, ठीक है। तो लिपिड के बारे में क्या क्या देखा भाई, आपने बोला मैम लिपिड तो अपवाद था ना, जब याद करो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी तो हमने क्या देखा कि लिपिड किसमें आ रहा था, लिपिड किसमें आ रहा था, मैक्रोमोलिक्यूल्स में कि माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, भूल गए कि याद है, तो बताओ जल्दी। चलो अच्छा हो भाई, दिखा देते हैं, तुम लोग इतनी जल्दी सारी चीजें भूल जाते हो। ये देखो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमने क्या देखा था कि लिपिड किसका अपवाद है, आप बोलोगे कि मैम मैक्रोमोलिक्यूल्स का, इसका आणविक भार जो है वो क्या है, बहुत कम है, फिर भी इसको किस में रखा गया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया है, ठीक है। तो देखो जो अपवाद हैं, जितने भी चार्ट हैं एनसीईआरटी में, ये सारे हमें क्या करने हैं बेटा, ये सारे हमें बिल्कुल ही याद रखने हैं, ठीक है, गलती से भी नहीं भूलने हैं, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं लिपिड के बारे में क्या क्या। पहली बात तो ये भाई अध्रुवीय नॉन पोलर होंगे, जल विरोधी होंगे, कैसे होंगे, जल विरोधी होंगे, और ये बहुलक भी नहीं बनाते हैं। अब इनके हम दो प्रकार पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे क्या, सरल लिपिड, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त यानी कि कंपाउंड लिपिड, ठीक है। तो सरल लिपिड में हम देख लेते हैं क्या क्या आता है, ग्लिसरॉल आता है भाई, ग्लिसरॉल का नाम तो सभी ने सुना है ना, ग्लिसरॉल यानी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, याद रखना है, ये स्ट्रक्चर भी आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, वसी अम्ल, और वसी अम्ल में भी दो तरह की चीजें हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे संतृप्त, यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे संतृप्त, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हो या दो से अधिक बॉन्ड हो तब हम उसे क्या कहेंगे बेटा, असंतृप्त कहेंगे। तो संतृप्त का एग्जाम्पल क्या है, पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन पाए जाते हैं, और असंतृप्त का एग्जाम्पल कौन है, असंतृप्त का एग्जाम्पल कौन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिकिडोनोइक एसिड, जिसमें क्या पाए जाते हैं, 20 कार्बन पाए जाते हैं। कमेंट करते रहिए, साथ में हम पढ़ रहे तो आप भी बताइए, अगर आपको एग्जांपल्स आ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से भी बताते रहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पाल्मिटिक एसिड और असंतृप्त का जो एग्जांपल है, ये सारे ही आपके क्या है डायग्राम में, एनसीईआरटी के डायग्राम में दिए हुए हैं। अभी आगे जब हम चलेंगे तो उन डायग्राम्स को दिखाएंगे, और वो सारे ही डायग्राम्स आपको ध्यान में रहने चाहिए बेटा। कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम्स से भी क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायग्राम्स भी पूछ के, डायग्राम्स दिखा दिया जाएगा और फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ ये किस चीज का डायग्राम है। तो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स आपको एनसीईआरटी के मेनली ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो अपन घी तेल यूज करते हैं वो क्या है, वो संयुक्त है या सरल लिपिड है, जल्दी से बताओ। हम लोग जो घी तेल यूज करते हैं वो सरल लिपिड है या संयुक्त लिपिड है, हाँ इंतजार कर रहे हैं हम, जल्दी से बताओ। वो सरल लिपिड है, ठीक है, क्या है, सरल लिपिड है। तो देखो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जब हम मिला लेते हैं, ग्लिसरॉल और प्लस वसी अम्ल, सॉरी ग्लिसरॉल और क्या वसी अम्ल को जो हम मिला लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, घी या तेल बन जाता है। चलो देख लेते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी आपके एनसीईआरटी में दे गया है। ये क्या है, ये हमारा ग्लिसरॉल है, और ये हमारा क्या है, वसीय अम्ल है, क्या है, वसीय अम्ल है, ठीक है। जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये ग्लिसरॉल का भी आपने पीछे देखा था, और ये क्या है, ये वसीय अम्ल का है। तो यहां से एक H और यहां से एक H, और वो यहां से भी सेम चीज, यहां से भी सेम चीज,
यहां से ले लो भाई, यहां से भी सेम चीज निकल जाएगा, यानी -3H2O निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यही आपका क्या है, यही आपका ट्राइग्लिसरॉइड है। यही आपका क्या है, ट्राइग्लिसरॉइड का स्ट्रक्चर है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि हम लोग जो लिपिड पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या देखा, हमने सरल लिपिड देखा, ठीक है, जिसमें हमने ग्लिसरॉल देखा, हमने देखा वसी अम्ल। अब हम क्या देख रहे हैं, हम संयुक्त लिपिड या कंपाउंड लिपिड देख रहे हैं। और कंपाउंड लिपिड क्या होता है, जिसमें लिपिड के साथ साथ भाई गैर लिपिड भाग भी मिले। जिसमें क्या होता है, लिपिड तो है ही, लिपिड के साथ साथ जब गैर लिपिड भाग भी मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त लिपिड बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे फॉस्फोलिपिड हो गया और ग्लाइकोलिपिड हो गया। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया फॉस्फोलिपिड और क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का अगर हम एग्जाम्पल देखें स्पेसिफिकली तो क्या हो गया, लेसिथीन हो गया। अब देखो लेसिथीन किन किन चीजों से मिलकर बना है, ग्लिसरॉल, वसी अम्ल 2 और फॉस्फेट और N2 पदार्थ, इनसे मिलकर बना है। जिसमें ग्लिसरॉल और वसी अम्ल क्या है बेटा, लिपिड है, जबकि फॉस्फेट और N2 पदार्थ क्या है, गैर लिपिड है। तो क्या देखा हमने कि जो कंपाउंड यानी कि जो संयुक्त लिपिड है वो क्या है, वो किससे किससे बनता है, वो लिपिड के साथ साथ गैर लिपिड भाग से भी मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी किसके बारे में हमको रखनी है, हमको रखनी है लिपिड के बारे में, ठीक है। देखो साधारणतः क्या होता है कि जो लिपिड होता है वो पानी में आघुलनशील होता है, आघुलनशील होता है। हमें पता है, बचपन से अपने घरों में देख रहे हैं कि जो लिपिड होता है वो पानी में घुलता है, जनरली नहीं घुलता है। ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिल समूह होता है जो एक आर समूह से जुड़ा होता है, और आर समूह मेथिल अथवा एथिल संख्या वाले से जुड़ा रहता है। जैसे कि पाल्मिटिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह के समेत 16 कार्बन मिलते हैं, ठीक है। अभी जब डायग्राम आएगा तो हम देख लेते हैं। और जो दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा था क्या था, एरिकडोनिक अम्ल, जिसमें कितना मैंने आपको बताया था, 20 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, संतृप्त या असंतृप्त, जिसमें क्या होता है, हाँ संतृप्त में 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड होंगे, संतृप्त में क्या होगा, 1 होगा। दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है, जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है, तब वो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और टाइग्लिसराइड हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलें। तेलों का गलनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे कि जिंजरी तेल, जैसे आप एक चीज देखते हैं, आप देखते हैं कि तेल जो होते हैं वो जमते नहीं है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। क्यों, क्योंकि उनका गलनांक क्या होता है बेटा, उनका गलनांक कम होता है। जबकि घी क्या होता है, आप देखो सर्दियों में जम जाता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि घी का गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लो भाई इससे। और इसमें अब ये स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। शर्करा का, ग्लूकोज का आपको पता है, आपने देखा है अमीनो अम्ल, अभी ग्लाइसिन, एलिनीन, सीरीन, ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आपको दिखाए पीछे बना के, ठीक है। उसके बाद ये वसा अम्ल का है, ये अभी हमने फॉस्फोलिपिड यानी लेसिथिन की बात किया था। ये देखो ये फॉस्फेट समूह है, ठीक है। तो ये अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। ये कोलेस्ट्रॉल का है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी अभी हमने देखा, और ट्राइग्लिसराइड्स का भी स्ट्रक्चर हमने देखा। ये सारे ही स्ट्रक्चर्स आपको क्या होने चाहिए बेटा, याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेनिन, इन सब का स्ट्रक्चर भी हम आगे देखेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, जब हम नाइट्रोजन बेसिस पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में बात करेंगे। आपने पहले भी सुना होगा, जब आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। तो स्ट्रक्चर्स सारे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो आपके एनसीईआरटी में एक और टॉपिक है, क्या है, प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयज। देखो प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयज क्या होता है, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाए तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाए तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। अब वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जिनको हम उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं, वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिक, दूसरे को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। अब देखो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में डिफरेंस क्या होता है भाई, ये हमेशा याद रखना। एनाबॉलिक मतलब होता है कोई चीज बनना, जब कोई चीज जुड़कर कोई चीज बनाती है, फॉर्मेशन करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होता है, टूटना, जब कोई चीज छोटे छोटे पार्ट्स
प्लाज्मिड क्या होता है, टूटता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब आप बोलेंगे मैम एग्जांपल बताइए। एग्जांपल भाई आपने पढ़ा है, बार बार आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या एनाबॉलिक रिएक्शंस में आपने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने उसमें पढ़ी है, जिसमें आपने क्या देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कुछ कुछ चीजें लेते हैं और क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अब क्रिया हो गई, आप बोलेंगे मैम एनाबॉलिक हो गई। कैटाबॉलिक का एग्जांपल कहाँ देखा है आपने, श्वसन देखा है। श्वसन में क्या होता है, चीजें टूटती हैं, देखा है आपने ना, चीजें क्या होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती हैं। तो श्वसन किसका एग्जांपल हो गया, कैटाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो अब ये जो उपापचयी क्रियाएं थी जिनको हम मेटाबॉलिक बोल रहे थे बेटा, इनका जो उत्पाद है वो दो तरह का होता है। इनका जो उत्पाद है वो कैसा होता है, वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। अब ये सवाल उठता है कि प्राथमिक और द्वितीयक में डिफरेंस क्या है। देखो प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं, जैसे प्राथमिक उत्पाद में आपका क्या हो गया, आपका ग्लूकोज बना, क्या काम है ग्लूकोज का, क्या प्लांट उसका यूज कर रहे हैं हमें पता है। द्वितीयक उत्पाद में अभी जो जो चीजें बनती हैं हमें उनके बारे में पता नहीं है कि उनका कार्य क्या है, क्यों वो बने। जैसे रबड़ है, अब प्लांट से रबड़ क्यों बनाते हैं, मिटाते हैं, वो पढ़ते हैं, क्या करते हैं वो रबड़ का, पता नहीं क्यों बनाते हैं, हमें नहीं पता। तो द्वितीयक उत्पादों के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में द्वितीयक उत्पादों का एक चार्ट टेबल दे रखा है, उसको जरूर से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है द्वितीयक उत्पादों का एक चार्ट। ठीक है, तो द्वितीयक के और एग्जाम्पल एक लेसिथिन, ये भी आपका पूछा गया है, लैक्टिन्स, ये भी आपका पूछा गया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके अलावा वर्णक भी आते हैं द्वितीयक उत्पाद में, और भी आते हैं, वो आप अपना जो टेबल है एनसीईआरटी में उससे आप क्या करेंगे, देख लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं भाई, आप बोलेंगे मैम प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है ना। मैम प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखला है जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती हैं। प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखला है जो किससे जुड़े होते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, अभी हमने पहले देखा, जैसे एलनीन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन आदि। ठीक है, प्रोटीन सम बहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम और सारी चीजें प्रोटीन के बारे में देखते हैं। हाँ भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि जो अमीनो अम्ल है वो अनिवार्य और अनिवार्य दोनों हो सकते हैं। अनिवार्य वो होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, और जब हम अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं, क्या करते हैं, जो अनिवार्य अमीनो अम्ल है वो हम किनसे लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, हम उससे क्या करते हैं, लेते हैं। और प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। आप भाई बहुत जगह पे आपने पढ़ा है, आप याद करो। आपका जो प्रतिरक्षा है, आपको मैंने बताया था हमारा जो प्रतिरक्षक है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है, प्रोटीन है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स जो आपको पता है आप मुझे बताइए प्लीज। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे काम क्या होते हैं, प्रोटीन करते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। प्रोटीन रुबिस्को के फॉर्म में जैव मंडल में सबसे ज्यादा मिलते हैं, और कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो जंतु जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भी एक ऐसा पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो कुछ प्रोटीन है, उनके कार्य है। कोलेजन क्या करता है, अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। एंजाइम भी क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन का एक फॉर्म होता है। कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन, वो भी क्या है, प्रोटीन है। प्रतिजीव क्या, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम में आपने पढ़ा था, ठीक है, क्या है, संक्रमणकर्ता से लड़ता है, भी क्या है, प्रोटीन है। जो भी हमारे ग्राही अंग है, मतलब जो भी हमारे ग्राही अंग पे जो रिसेप्टर्स है उनमें भी क्या होता है, संवेदी ग्रहण, जैसे सूंघना, स्वाद, हार्मोन, इन सब में भी क्या होता है, प्रोटीन पाए जाते हैं वहां रिसेप्टर्स में। और एक ये GLUT4, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। क्या करता है, ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, जो कि आपको ये वाला पॉइंट जरूर से याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं बेटा, ये इनकी एक श्रृंखला होती है, और इन श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो क्या होते हैं, एल्डिहाइड यानी CHO, कीटोन, ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी समूह होते हैं। इनके क्या, इनकी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, अब हम शुरू से देख रहे हैं।
क्या देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट उनको अगर हम 3 भागों में विभाजित करें तो क्या क्या हो जाता है, एक होता है मोनोसैकेराइड्स, एक होता है ओलिगोसैकेराइड्स और एक होता है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स मतलब क्या होता है भाई, मोनोसैकेराइड्स मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक हो। ठीक है, डाई ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेके 10 तक हो सकते हैं, जैसे 2 हो गया तो डाइसैकेराइड, 3 हो गया तो ट्राइसैकेराइड। ठीक है, तो 2 से लेके क्या हो सकते हैं 10। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बहुलक हो, बहुत सारे हो। ठीक है, बहुलक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं मोनोसैकेराइड्स, और इनका फॉर्मूला आपको पता ही है CnH2nOn। ठीक है, जैसे कि 5C कार्बन। ठीक है, 5C कार्बन अभी आप देखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में भी आपने देखा है, राइबोज शुगर सुना है कि नहीं सुना है भाई, और डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो ये आपने 5C कार्बन पढ़ा है। ओलिगोसैकेराइड के बारे में देखो तो ये 6 कार्बन शर्करा होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज, या इसकी एग्जांपल आप देख लो, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स में देख लो, हालांकि आप में सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स इसलिए बताया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली इन भागों में डिवाइड कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब जब आप पॉलीसैकेराइड्स देख लो बेटा, तो उसमें 2 तरह की चीजें दिखती है, एक सम बहुलक और एक क्या है, विषम बहुलक। ठीक है, सम बहुलक का एग्जांपल देख लेते हैं, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लाइकोजन आपको पता है हमें भोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित होता है, सेलुलोज आपको पता है हार्बीवोरस का जो आहार नाल होता है वो बहुत लंबा होता है, क्यों, क्योंकि वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, काइटिन जिसमें नाइट्रोजन शर्करा, नाग, हाँ नाग का फुल फॉर्म क्या है जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो जिसको भी पता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद है इनुलिन, ये इनुलिन है बेटा, इंसुलिन आपने इंसुलिन भी पढ़ा है और यहाँ पे आप इनुलिन पढ़ रहे हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो इंसुलिन है वो प्रोटीन है, जबकि जो इनुलिन है वो क्या है, वो पॉलीसैकेराइड है, ये बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद विषम बहुलक में देख लो, अगर अगर आता है और क्या आता है, पैप्टिडोग्लाइकॉन आता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्च के 2 रूप होते हैं, एक को बोलते हैं एमाइलोज और दूसरे को बोलते हैं एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज जो होता है भाई वो अशाखित बहुलक होता है, और एमाइलोपैक्टिन जो होता है वो शाखित बहुलक होता है। एमाइलोज का एग्जांपल क्या है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक, जबकि शाखित बहुलक का एग्जांपल क्या है, अल्फा 1 4 या फिर अल्फा 1 4 या अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बंद। ये किसके एग्जांपल हैं, ये एमाइलोपैक्टिन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो कि शाखित बहुलक होता है, और एमाइलोज क्या होता है, अशाखित बहुलक होता है। चलो, अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी के वृहद अणुओं की तरह पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी चेन होती है, और यह श्रृंखला सूत्र की तरह विभिन्न प्रकार के एकल सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसैकेराइड है जो एक प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज का बना होता है, और सेलुलोज एक सम बहुलक है। ठीक है, अब देखो, हाँ ये भी लाइन पढ़ लेते हैं कि प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसमें ग्लाइकोजन कहते हैं, आपको पता है इनुलिन फ्रुक्टोज का बहुलक होता है, एक पॉलीसैकेराइड श्रृंखला का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा अनअपचायक, यानी कि दायां सिरा जो होगा वो कैसा होगा, अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग, और बायां सिरा अनअपचायक यानी कि कैसा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है, डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलो हम देख लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लाइकोजन। ठीक है, आपको पता है ग्लाइकोजन में क्या होता है, आप बोलेंगे हाँ मैम हमारे में भोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है क्या होता है, संचित होता है। ग्लाइकोजन है क्या, अल्फा ग्लूकोज का शाखित बहुलक है। क्या है, अल्फा ग्लूकोज का शाखित बहुलक है। ठीक है, अब अगर हम इसका डायग्राम बनाए बेटा, देखो मान लो हमने यहाँ पे एक अल्फा ग्लूकोज चेन बनाई। ठीक है, अब क्या है ये, अगर देखो जो आपका डायग्राम है, पहले ये देख लो आपके एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, ये ऊपर से क्या है, आप देख रहे हो ये बहुत सारे यहाँ पे शाखित है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका जो दाहिना सिरा है वो कैसा है, रिड्यूसिंग है, जबकि जो बायां सिरा है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। तो आपने देखा ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसमें एक चेन जोड़ दे तो आगे क्या हो गया, जुड़ता जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वही हो गया। अब ये दोनों क्या है, बीच में
जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो जो सबसे लास्ट में है ये देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसलिए जो नंबर 1 पे है ये राइट एंड क्या है, रिड्यूसिंग टाइप का हो गया। जबकि यहाँ पे ये जो छठा एंड है, अगर यहाँ से देखो क्या है, अगर यहाँ से शाखाएं जुड़ रही हैं, जैसे क्या जुड़ा, अल्फा 1 6 मान लो अगर जुड़ गया, तो यहाँ पे किससे जुड़ा, छठवें से जुड़ा। और ये जो ये वाला है, अगर यहाँ पे भी हम एक अल्फा ग्लूकोज डाल दे तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, पहला सिरा हो गया, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, अल्फा 1 6। समझ गए क्या बोला, अल्फा 1 6 नॉन रिड्यूसिंग टाइप का है। तो लेफ्ट साइड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग टाइप होता है, जबकि राइट साइड क्या होता है, रिड्यूसिंग टाइप होता है। ये आपको डायग्राम याद रखना है, यही क्या दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा, समझ गए कि नहीं। चलो अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं अब। हाँ, अब एक और वृहद अणु के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड। रुक जाओ भाई, यहाँ जो, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। देखो दूसरे प्रकार का एक वृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या पॉलीसैकेराइड्स, वो पॉलीपेप्टाइड्स के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक वृहद आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, आपको पता है न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है, प्रथम विषय चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसैकेराइड और तीसरा फास्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट होता है। चलो उसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखो ये मैंने पहले भी बनाया, जब आपने डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें बहुत क्लियरली मैंने ये चीज समझाई है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं डायग्राम बहुत क्लियर हो रहा है तो वहां पे आप जाके देख लीजिएगा, पर यहाँ पे भी हम आपको ये चीज शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है। तो क्या समझा रहे हैं, देखो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे 2 होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा क्या होता है बेटा, पिरामिड। वेरी गुड, प्यूरिन क्या है, ए और जी प्यूरिन है, और बाकी क्या है, पिरामिडिन है आपके, ठीक है। अब देखो जो नाइट्रस बेसिस है वो क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। आपको पता है एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से, यूरेसिल को यू से। तो ये सब हमारे क्या हो गए, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। अब जब ये नाइट्रोजन बेसिस पेंटोज शुगर के साथ मिलेंगे, अभी आपने देखा था पेंटोज शुगर पीछे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज याद करो, ठीक है, सब में क्या थे, 5 कार्बन थे, ठीक है। तो अब जब ये नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ते हैं, तब हम इसे क्या करते कहते हैं बेटा, तब हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। कब कहेंगे, जब नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेंगे। तो अगर एडेनिन जो है वो पेंटोज शुगर के साथ जुड़ी, तब इसको क्या बोलेंगे, एडेनोसिन। ऐसे बाकी के बन जाएंगे, ग्वानिन जब पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेंगे ग्वानोसिन, साइटोसिन जब जोड़ेंगे पेंटोज शुगर के साथ तो क्या हो जाएगा, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन, सबको जब आप पेंटोज शुगर के साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इस न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड कैसे बने, जब आप नाइट्रोजनस बेसिस को किससे जोड़ रहे हैं, पेंटोज शुगर से जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। और अगर इसी न्यूक्लियोसाइड में यानी कि जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस और प्लस शुगर को मिला के आपने क्या बनाया, नाइट्रोजनस बेसिस और प्लस शुगर को मिला के आपने क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड बनाया। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड में हम एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, एक फॉस्फेट समूह जोड़ देते हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस शुगर के साथ साथ एक फॉस्फेट समूह भी ऐड कर देते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटोलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ये सारी चीजें हम इसको पढ़ेंगे। उस चैप्टर में हमने ये चीज बहुत क्लियर से देखा था, ठीक है। देखो कैसे होता है भाई, मान लो क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका पेंटोज शुगर है, ठीक है। पेंटोज शुगर पे एक साइड पे क्या जुड़े होंगे, यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन है, आप बोलोगे मैम नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े होंगे, क्या जुड़े होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े होंगे। और दूसरे सिरे पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक ऊपर।
फिर यहाँ पे क्या है, ये फॉस्फेट समूह इसके किससे जुड़ा हुआ है, तीसरे एंड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो फॉस्फेट समूह है बेटा, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, याद करो मैंने पहले बताया था, ईस्टर बॉन्ड के। तो क्या हुआ यहाँ पे, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड हुआ। तो फिर जब यही जुड़ के पूरा चैन बना देते हैं, कौन कौन, आपके नाइट्रोजनस बेसेस, आपके फॉस्फेट समूह, आपका शुगर, जब ये सारे जुड़ जाते हैं पूरा चैन बना देते हैं, तो आप उसको क्या कहते हो बाद में, डीएनए या आरएनए। यही आपके न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए। क्लियर है, ठीक है, चले, वेरी गुड। देखो न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन है, जबकि 3 प्रतिस्थापित पिरामिडिन भी हैं, ठीक है, बाकी के। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व पिरामिडिन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा को राइबोज या डीऑक्सीराइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यानी कि डीएनए कहते हैं। और जिनमें राइबोज मिलता है बेटा, उन्हें राइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड या फिर आरएनए कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए कहते हैं, ठीक है। अब भाई देख लेते हैं हम प्रोटीन की संरचना। अभी इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में कुछ कुछ चीजें देखी थी, अब हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। देखो अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें बेटा, प्रोटीन को स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो हमें 4 संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक संरचना, दूसरे को हम बोलते हैं द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, ठीक है। प्राथमिक संरचना में क्या होता है, हमको ये इस तरीके से जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमें एक चेन टाइप की अमीनो अम्ल की किसकी श्रृंखला दिखती है, अमीनो अम्ल की, क्योंकि यही क्या बनाते हैं, यही प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल ही तो क्या बनाते हैं आगे चल के, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो अमीनो अम्ल की चेन है, ये जो अमीनो अम्ल की चेन है, यही क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो प्राथमिक संरचना में हम देखते हैं कि एक एन साइड होता है ऊपर और एक नीचे सी साइड होता है। ऊपर की साइड क्या होता है, एक एन साइड होता है और नीचे सी साइड होता है, और बीच में क्या होता है, अमीनो एसिड श्रृंखला आपको पाई जाती है। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है जिससे ये जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बंध को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो अमीनो एसिड श्रृंखला है बेटा, जैसे ये मैथ्यूनिन, वेलिन, ये सारे जो लाइन से जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से यहाँ लगे रहते हैं। इनसे इनका पोजीशन का पता चलता है। क्या पता चलता है कि ये अमीनो अम्ल में कौन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन का हमें पता चलता है। क्या पता चलता है, अमीनो अम्ल में कौन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये पोजीशन हमें पता चलता है, ठीक है। ये प्राथमिक संरचना हो गई। अब द्वितीयक संरचना, यही क्या होता है, थोड़ा सा देखो जो मुड़ गया, तो इसमें 2 संरचना में द्वितीयक में दिखती है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। ऐसे होता है तो अल्फा हेलिक्स और ऐसे जुड़ा होता है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो क्या होता है उसको बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स जो है उसका एग्जाम्पल हमने देखा है कैरेटीन में, और बीटा प्लेटेड का रेशम में, ठीक है। उसके बाद जो तृतीयक संरचना होती है बेटा, तृतीयक संरचना में क्या होता है, वो एकदम देखो, एकदम आपको कुंडलित दिख रहा होगा। एक साइड यहाँ एन है, एक साइड क्या है, यहाँ पे सी है। और जो तृतीयक संरचना है वही सबसे ज्यादा क्या है, क्रियाशील है। तृतीयक संरचना को सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, क्रियाशील माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंजाइम्स के आ जाएंगे। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, ठीक है। अब अगर आप इन सभी में से किसी को भी खोलें, जैसे हीट दें या मतलब किसी को भी आप खोलें, तो अल्टीमेटली किस में खुलेगी, प्राथमिक संरचना, यानी कि एक श्रृंखला अमीनो एसिड की श्रृंखला के रूप में खुल जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, जो तृतीयक संरचना है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। चतुर्थ संरचना में क्या होता है, केवल वही दर्शाते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा पेप्टाइड श्रृंखला हो, और जिसका एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन। आपने देखा है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। तो जो चतुर्थ संरचना है उसका एग्जाम्पल कौन है, हीमोग्लोबिन है। तो ये प्रोटीन की संरचना है जिसको हमने कितने भागों में देखा, 4 भागों में, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, ठीक है। ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। प्राथमिक संरचना अमीनो एसिड की एक श्रृंखला है, द्वितीयक संरचना अल्फा हेलिकल है, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट इस तरीके से होती है। तृतीयक संरचना देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, मैंने बताया था आपको, वीक वंडरवॉल फोर्स, ये सारी चीजें यहाँ दिखती है। और चतुर्थ संरचना ये इस तरीके से दिखती है, जो आपने हीमोग्लोबिन की देखा, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन थे, ठीक है। अब भाई हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे, एक मिनट,
एंजाइम, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या देखेंगे, एंजाइम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर एंजाइम के बारे में। चलो भाई, तो अब क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं एंजाइम। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है लास्ट टॉपिक। ठीक है, बहुत पेशेंसफुली आप पढ़ रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर और बैठिए और चैप्टर खत्म। देखो, तो एंजाइम क्या है, आपको पता है बेटा, सभी एंजाइम लगभग लगभग क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बनी होती है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक व तृतीयक संरचना मिलती है। और जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित हो जाता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती हैं और इस प्रकार की थैली को हम क्या बोलते हैं भाई, सक्रिय स्थल कहते हैं। और एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली हैं जिसमें क्या जुड़ जाता है, जिसमें क्रियाधार आके व्यवस्थित हो जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, जो भी लिखा है समझ में आ रहा है ना। अब देखो, उसी को हमने क्या किया है, उसी को हमने फ्लो चार्ट के रूप में बना लिया है। देखो, एंजाइम क्या है, आपने देखा लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अपवाद क्या देखा था भाई हमने, अपवाद देखा था राइबोजाइम, जिसमें क्या था, राइबोजाइम एक ऐसा अपवाद है जो कि क्या है, जो कि आरएनए से बना है, जो कि न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या आरएनए एंजाइम कह सकते हैं। देखिए, आपने पहले भी पढ़ा है कि जब विकास की दृष्टि में पहले क्या बना, जब मैं आप हम सब कुछ भी नहीं बने थे तो क्या बना। अब बोलेंगे मैम पहला न्यूक्लिक मटेरियल जो बना वो क्या था, वो आरएनए था। क्या था, आरएनए था। ठीक है, और क्या हमने देखा, हमने देखा कि एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचनाएं मिलती हैं और यहाँ पे भी जो तृतीयक संरचना होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। इन्हीं में फोल्ड बन जाता है, जो भी आपने देखा एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और जहां पे क्या होता है, जो क्रियाधार होते हैं वो आके जुड़ते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं। ठीक है, अब एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बेटा। ये किसी भी प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम की जो तुलना है वो रासायनिक उत्प्रेरक से कब की जाती है, बस दोनों में फर्क क्या होता है कि जो रासायनिक उत्प्रेरक होता है वो अधिक ताप पे काम करता है, जबकि एंजाइम को आप बहुत अधिक ताप पे काम नहीं करा सकते। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो बहुत अधिक ताप पे काम करता है, एग्जाम्पल बताओ। आपने पढ़ा होगा, जब आपने पीसीआर के बारे में पढ़ा होगा, राइट, टैग। ठीक है, वरना एंजाइम बहुत अधिक ताप पर क्रियाशील नहीं होगा, जबकि रासायनिक उत्प्रेरक क्या होगा, बहुत अधिक ताप पर भी क्रियाशील होगा। ठीक है, इस प्रकार एंजाइम जो है वो सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। सॉरी, ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है कि अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान व दाब पर कुशलता से काम करते हैं, जबकि एंजाइम नहीं करता है। एंजाइम अणु उच्च तापमान पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर एंजाइम को बहुत उच्च तापमान पर रखेंगे तो क्या होंगे, वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। साधारणतः अति उच्च ताप जैसे गर्म स्रोतों व गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं और उनकी उत्प्रेरक शक्ति भी क्या होती है, 80 से 90 डिग्री तक बनी रहती है। आपको पता है यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टैग की, जो कि हम पीसीआर में यूज करते हैं। ठीक है, उपरोक्त एंजाइम जो ऊष्मा से ही जीवों में पृथक किए गए हैं, ऊष्मा स्थायी होते हैं और यही उनकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी चाहे या बाह्य ऊष्मीय या स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया या ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो, क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को हम क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है भाई, कि क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच जो औसत ऊर्जा का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद के आसान रूपांतरण में क्या करता है, सहयोग करता है। फिर से ये लाइन देखेंगे, अभी आगे समझेंगे भी डायग्राम में, कि एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर
क्रियाधार से उत्पाद के आसान रूपांतरण में क्या करता है, सहयोग करता है। चलो इसको हम इस चार्ट से समझेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इससे समझते हैं। क्या बोल रहा था कि देखो क्रियाधार है, क्या बन रहा है भाई, उत्पाद बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी संक्रियण ऊर्जा है, देख रहे हो, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, संक्रियण ऊर्जा है। और क्रियाधार क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। यहाँ पे आपका विभव ऊर्जा है, यहाँ पे क्रियाधार की दर है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं भाई, एग्जांपल ये ले लेते हैं कि देखो जैसे क्या होता है कि आप हो, अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या ऐसे मान लो सभी मोस्टली ऐसे होते हैं कि क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो तो सभी आपको बोल रहे हैं, आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम है, नीट है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ये सारी चीजें, ठीक है। या फिर आपके स्कूल में आपको बोला जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपके टीचर्स आपको बोलते हैं भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो जितना भी मोटिवेशन है सब कहाँ से है, बाहर से है, ठीक है। पर आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप मार खा रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इनर मोटिवेशन नहीं है, इनर जज्बा नहीं है, ठीक है। तो जब इनर जज्बा नहीं है और बाहर वाले लोग बोल रहे हैं कि भैया पढ़ना है, भैया पढ़ना है, भैया पढ़ना है, तो कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ आपका उस समय पे, क्या हुआ आपका, आपने बहुत ज्यादा क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप छोटी सी भी चीज पढ़ने में बहुत टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर आपने देखा कि यार आपके एक दो दोस्त सेलेक्ट हो गए, आपके दिल को गहरी ठेस पहुंची, धक्का पहुंचा, आपने बोला ओ शिट, मैं तो आज ही से मैं जगूंगा, जब जागो तभी सवेरा, पढ़ने की तो उम्र होती नहीं। तो आपने कहा अब मैं मेहनत करूंगा और अब मैं भी ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये आपका इनर मोटिवेशन है। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, कोई आउटर मोटिवेशन जाके काम नहीं कर रहा है, इनर मोटिवेशन है। तो क्या करोगे, आपको कोई बोले ना बोले तब भी आप अपने आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे, ठीक है। वैसे ये समझ लो कि जो ये एंजाइम है, ये किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं बेटा, एंजाइम जो है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जैसे आपका इनर मोटिवेशन जो है उसने आपको पढ़ने के प्रति जो आपकी जागरूकता थी उसको क्या किया, बढ़ा दिया। तो एंजाइम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहे हैं। पहले देखो जहां पे एंजाइम था, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, जहां पे आपने एंजाइम युक्त यानी एंजाइम यूज किया, एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा थी, वहां पे आपका क्या हुआ, वहां पे आपका कम जो है चीजें लगी, आपका कोई भी क्या है, संक्रियण ऊर्जा आपकी कम लगी, संक्रियण ऊर्जा आपकी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी अपक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपने एंजाइम युक्त किया वहां पे आपकी संक्रियण ऊर्जा कम हो गई, और जहां पे आपने एंजाइम नहीं यूज किया, जहां पे आपने एंजाइम नहीं यूज किया वहां पे आपकी संक्रियण ऊर्जा ज्यादा लगी। और जब ज्यादा संक्रियण ऊर्जा लगेगी तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी, जब कम संक्रियण ऊर्जा लगेगी तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, तेजी से हो जाएगी। बताओ ये चार्ट समझ में आया या नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। देखो ये क्रियाधार है, ये उत्पाद बना रहा है, ये आपकी संक्रियण ऊर्जा है। जब आपने एंजाइम नहीं यूज किया तो आपकी जो संक्रियण ऊर्जा थी वो ज्यादा थी और अभिक्रिया की दर क्या थी, कम थी। और जब आपने एंजाइम को यूज किया तो आपकी संक्रियण ऊर्जा कम हो गई और आपका अभिक्रिया का दर क्या हो गया, तेज हो गया। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, संक्रियण ऊर्जा की संकल्पना को दिखा रहा है, ठीक है। आसान सा तो है, समझ में आ गया। चलो अब देख लेते हैं भाई एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखो जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना को प्रवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऐसे कारण जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित कर देते हैं, जैसे हमने बोला कि हम ज्यादा हीट देंगे, तो मैंने बताया था जब आप प्रोटीन पढ़ा रहे थे तो क्या होगा, इसका तृतीयक संरचना क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वही सारे फैक्टर जैसे तापमान, पीएच, वही सारे फैक्टर किसको प्रभावित करते हैं, यही सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं एक एंजाइम की सक्रियता को भी, ठीक है। क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन उसकी प्रतिक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखो ऐसे कौन कौन से कारक हैं बेटा जो क्या करते हैं, जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, ठीक है।
तो उसमें क्या हो गया, क्रियाधार की सांद्रता हो गया, संदमक हो गया, क्रियाधार की सांद्रता हो गया, संदमक हो गया, तापमान हो गया, पीएच हो गया। यही एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, तापमान देख लेते हैं। ठीक है, तो तापमान में हम क्या देख रहे हैं बेटा कि देखो जो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो तापमान, किस तापमान में वो अच्छा काम कर लेते हैं, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो किस तापमान में अच्छा काम कर लेते हैं बताओ, वो करते हैं 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तापमान तो वो सक्रिय नहीं हो पाएंगे प्रॉपर रूप से, और अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है तो वो टूटने लगेंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है कि उनको एक, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है, 25 से 40 एक उपयुक्त टेम्परेचर है, एक उपयुक्त तापमान है जहां पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक अपवाद भी है, जैसे कि मैंने बताया जो गर्म झरने, जहां टैग का हमने एग्जांपल दिया, टैग क्या है, इसका एक अपवाद है जो उच्च तापमान पे भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो तापमान देख लेते हैं। क्या एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व पीएच के लघु परिसर में काम करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापमान व पीएच पर होती है। ये क्या हो गया भाई, ये एक विशेष तापमान हो गया, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापमान व पीएच कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने से क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापमान एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापमान एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापमान एंजाइम के प्रोटीन को क्या करता है, विकृत कर देता है। और यही सेम चीज हम पीएच के साथ भी देखते हैं, जो अभी हमने तापमान के साथ देखी। तो पीएच के साथ हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे हमारे में एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, दैट इज पेप्सिन, प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। वो कितने पीएच पे काम करता है, 1.8 टू 2.4। ठीक है, उसी तरीके से हमारे में लार एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है क्या होते हैं, लार एंजाइम्स। वो कितने पीएच पे काम करते हैं, 6.8। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पीएच है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक काम करने के लिए। अब अगर ये तापमान या ये पीएच इधर उधर होता है तो इनको एंजाइम्स को काम करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई, हम क्या देखेंगे, क्रियाधार की सांद्रता। अरे भाई तुमसे तुम परेशान है यार, तुम जाओ यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हम क्या देखते हैं, क्रियाधार की सांद्रता। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति भी बढ़ती है, और अभिक्रिया अंतोगत्वा सर्वोच्च गति वी मैक्स यानी सर्वोच्च गति प्राप्त करने के लिए क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है, और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा, अभी आपने क्या देखा कि ये मान लो आपका एंजाइम है। अभी आपने देखा कि एंजाइम में क्या होता है, एक सक्रिय क्षेत्र होता है। अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था, क्या देखा था हमने देखा भाई, फिर से देख लो, ये एक एंजाइम है और ये क्या है, इसमें क्या पाया जाएगा, एक सक्रिय या उत्प्रेरण क्षेत्र पाया जाएगा, और ये आपका क्रियाधार है। यहाँ पे आप बना लो अपना क्रियाधार। ठीक है, अब देखो होगा क्या, क्रियाधार या सबस्ट्रेट। ठीक है, अब जब ये दोनों मिलेंगे, कौन मिलेगा भाई, इसको ई से, ये सबस्ट्रेट है, इसको एस से डोनेट कर दो, और ये एंजाइम है तो इसको ई से डोनेट कर दो। अब ये जो ई और एस, इनको जब आप जोड़ दोगे, देखो जैसे ये यहाँ पे संक्रिय क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये क्रियाधार जाके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जैसे आपने ऐसे ही बना होता है, देखो जैसे क्या होता है कि हम हैंड ग्लव्स पहनते हैं, ये एग्जांपल से आप समझो, हैंड ग्लव्स होता है, हैंड ग्लव्स को आप क्या समझ लो कि वो एंजाइम समझ लो, ई समझ लो, और हमारा हाथ क्या है, क्रियाधार है। तो जब हमारा हाथ हैंड ग्लव्स में जाता है तो पहले घुसता है, तो क्या हो गया, ई प्लस एस हो गया। फिर घुसने के बाद क्या करता है, अपना पूरा उंगली फैला के अपने आप को क्या कर लेता है, उसमें फिक्स कर लेता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे साथ साथ बनाते चलो भाई, मेरे साथ साथ बनाते चलो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब क्या होगा, सबस्ट्रेट के रासायनिक बंध को तोड़ेगा और उत्पाद में परिवर्तित कर देगा। अब ये क्या करेगा बेटा, ये अब सबस्ट्रेट के
रासायनिक बंध को तोड़ेगा। क्या करेगा इसके बाद? ई और एस जब मिलेंगे तो क्या करेगा? सबस्ट्रेट के रासायनिक बंध को तोड़ेगा और उत्पाद बना देगा। ठीक है, अब ये जो ई है ये स्वयं अभिक्रिया में नहीं आएगा। ये जो ई है ये स्वयं अभिक्रिया में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बस आप लिख लो कि और लिख लो उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो ये जो ई है ये स्वयं अभिक्रिया में नहीं आएगा बेटा। ये क्या करेगा? ये काम करेगा, फिर हट जाएगा, फिर जाके किसी और क्रियाधार के साथ जुड़ेगा, वहां पे काम करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। तो ये क्या हो गया? क्रियाधार की सांद्रता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलो। हाँ, ये ग्राफ देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है इस ग्राफ में। ये तो पीएच वाला है कि आपको पता है कि एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है काम करने के लिए। एक ऑप्टिमम, जैसे हमने पेप्सिन में देखा, हमने लार एंजाइम में देखा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ये भी हमने देखा। ये दोनों हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं क्या, ये वाला डायग्राम, ये वाला ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है? बताओ जरा मुझे, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। क्रियाधार की सांद्रता का एंजाइम सक्रियता पर परिवर्तन का प्रभाव दिखा रहा है ग्राफ। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि देखो जैसे ऐसे समझ लो आप कि जैसे हमारे पास एक फिक्स एंजाइम है, हमारी बॉडी में एक फिक्स एंजाइम है। मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 700 एंजाइम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में फिक्स एंजाइम है, 700 एंजाइम है। ठीक है, अब जब 700 ही एंजाइम है तो कितने एंजाइम्स कितने क्रियाधार से जुड़ेंगे? अभी पीछे मैंने दिखाया एक एंजाइम था, वो किससे जुड़ रहा था? एक क्रियाधार से जुड़ रहा था। तो 700 क्रियाधार आके 700 एंजाइम से जुड़ जाएंगे, है ना। अब अगर मान लो 700 से ज्यादा भी क्रियाधार हो जाए, 700 से ज्यादा भी क्रियाधार हो जाए, तो एंजाइम तो हमारे पास कितने हैं? 700 ही है ना भाई, तो हम तो उतने ही एंजाइम जोड़ पाएंगे। फिर जब एक क्रियाधार का काम हो जाएगा तो वो एंजाइम जब फ्री होगा तब वो जाके किसी नए क्रियाधार से जुड़ेगा, है ना। समझ रहे हो ना कि मान लो हमारे पास 700 क्या है एंजाइम्स है, क्योंकि उनका नंबर फिक्स है। 700 क्रियाधार आएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो वो उसका मैक्सिमम हो गया। ये क्या हो गया? ये मैक्सिमम हो गया भाई, कि अधिकतम हो गया। ये हमारा वी मैक्स हो गया कि अगर हमारे पास 700 एंजाइम है तो 700 क्रियाधार आए और जुड़ गए, और वो मैक्स है, उससे ज्यादा आएंगे तब तक वो जुड़ेंगे नहीं, जब तक कि हमारे एंजाइम्स खाली ना हो। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स नष्ट तो होंगे नहीं, आपको पता ही है ना, यूज तो उसमें होंगे नहीं। अब ये जो मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, तो ये जो ग्राफ है ये कैसा बन रहा है? ये आयताकार बन रहा है। कैसा बन रहा है? यहाँ पे आयताकार बन रहा है। लेकिन अब मान लो अधिकतम ना जुड़े, 50% जुड़े, क्रियाधार से कितने एंजाइम जुड़े? 50% जुड़े, आधा जुड़े, तो क्या हो जाएगा? v अधिकतम प्लस 2/2 कर देंगे हम। यही तो करेंगे ना, आधा करना हो तो क्या करते हैं? मान लो हमें 40 है, 40 का आधा कितना आप करोगे? बटे 2 कर दोगे तो 20 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमने अभी वी मैक्स देखा कि हमारे पास जितने अधिकतम एंजाइम्स थे उनसे अधिकतम क्या हुआ? हमारे क्रियाधार जुड़ गए। लेकिन अब हम उसका 50% जोड़ रहे हैं, तो हमने वी अधिकतम बाई 2 कर दिया। ठीक है, जब हमने बाई 2 कर दिया, नहीं 50% कर दिया, तो अब ये जो यहाँ पे बना, जिसको आप Km बोल रहे हो, ये क्या है? ये क्रियाधार की सांद्रता है जिस पर 50% एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ES कॉम्प्लेक्स समझ गए ना? ये आपका एंजाइम था, ये आपका सबस्ट्रेट था, ये आके इसमें जुड़ जाएगा, यही आपका क्या है? ES कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उत्पाद बन जाएगा, फिर एंजाइम क्या होगा? फिर से खाली हो जाएगा, जाके नया क्रियाधार से जुड़ जाएगा। तो ये जो बना बेटा, जो ये 50% पे ये जो बना, इसी को हम बोलते हैं मिसालिस मेंसन काइनेटिक्स। समझ गए कि नहीं ये ग्राफ क्या कह रहा है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो लिखो मैं यस मैम क्लियर है। हो गया, आगे चलें। चलो, किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बनते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बनने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तब हम इसको संदमन या उस रसायन को क्या कहते हैं? संदमक कहते हैं। हाँ, तो जो लो हमारा लास्ट था वो क्या था? संदमक था। हम बता रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो प्रभावित करेगी किसको? एंजाइम की कार्यविधि को। तो लास्ट हमारा क्या है? ये संदमक है। ठीक है, जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है तो एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, इससे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं। अब इसको हम आगे दिखाएंगे आपको।
संदमक के क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप या क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधारक बंधक स्थल से बनते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंधक स्थल से बंध नहीं पाते हैं, जिसके फलस्वरूप एंजाइम क्रिया मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए भाई देखो, ये एक हम उदाहरण देख लेते हैं। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज का मैलोनेट द्वारा संदमन, जो संरचना में क्रियाधार सक्सीनेट के निकट की समानता रखता है। क्या रखता है? सक्सीनेट के निकट की समानता रखता है। ठीक है, ऐसी प्रतिस्पर्धी संदमकों का अक्सर उपयोग जीवाणु जन्म रोग जनकों के नियंत्रण के हेतु किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये हमारे एंजाइम में क्या कह रहे हैं? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारे एंजाइम में कौन सा है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसको जोड़ना है किससे? इससे जोड़ना है सक्सीनेट, क्रियाधार। इसका क्रियाधार कौन है? सक्सीनेट। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है, एक बहुरूपिया आ गया, और वो बहुरूपिया कौन है? वो है मैलोनेट, जो कि बिल्कुल इसकी तरह है, सक्सीनेट की तरह है। तो भाई ये भी तो इसकी जगह पे क्या कर सकता है? जोड़ सकता है ना, क्योंकि ये बहुरूपिया है, बिल्कुल किसकी तरह है? सक्सीनेट की तरह दिख रहा है। सक्सीनेट को जुड़ना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? एक बहुरूपिया आ गया, जिसका नाम क्या था? मैलोनेट। और अब इसी मैलोनेट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिस्पर्धा संदमक। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तब भी अभिक्रिया की दर क्या होगी? बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा बेटा? अभिक्रिया की दर जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि क्या कर रहे थे? जो कि प्रभावित कर रहे थे एंजाइम की कार्यवृद्धि को। अब देखो, एंजाइम का नामकरण और वर्गीकरण क्या है? हजारों एंजाइमों की खोज, विलगन व अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम को 6 वर्गों व प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका नामकरण 4 अंकीय संख्या पे आधारित है। तो 6 में किया गया है और 4 अंकीय संख्या जो है उस पर ये आधारित है। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं हम, जिसको हम EC1 भी बोल सकते हैं, मतलब नंबरिंग के हिसाब से। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें क्या आता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो देखो ये क्या होता है? एंजाइम जो 2 क्रियाधार को S व S1 के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करता है, यानी कि जो रिडॉक्स अपक्रिया कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टोज या डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिडॉक्स जो अभिक्रिया है उनको क्या कर रहा है? उत्प्रेरित कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, दूसरा है ट्रांसफेरेज। एंजाइम क्रियाधारकों के एक जोड़े S व S1 के बीच एक समूह के स्थानांतरण को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, ये इसको यहां से हटा के यहाँ पे कर दे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेज। क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेज। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है? काइनेजेस। एग्जाम्पल क्या है बेटा? काइनेजेस। ठीक है, फिर क्या है? हाइड्रोलेजेस। फिर क्या है? हाइड्रोलेजेस। याद करो, हमारे पाचन में ये एंजाइम यूज करते हैं, पाचन एंजाइम से ही है। ठीक है, ये H2O का प्रयोग करते हैं और बंध तोड़ते हैं। पहले तो ये जान दो, किसका प्रयोग करते हैं? H2O का प्रयोग करते हैं भाई। और किस चीज के लिए करते हैं? बंध तोड़ने के लिए H2O का प्रयोग करते हैं। तो देखो, हाइड्रोलेजिस क्या है? एंजाइम ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन 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 हैलाइड या फास्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल अपघटन कर रहे हैं, H2O का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लाइगेज। जल अपघटन के अतिरिक्त लाइगेज में क्या होता है? ये बंध तो तोड़ रहे हैं, ये बंध तो तोड़ रहे हैं भाई, बंध तो तोड़ेंगे, लेकिन जल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं कर रहे? जल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बंध तो तोड़ रहे हैं लेकिन जल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण
होता है। नेक्स्ट है आइसोमरेज, वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय ज्यामिति व स्थितीय समावयों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आइसोमरेज। ठीक है, अब इसके बाद आता है लाइगेज। तो लाइगेज आपने खुद पढ़ा है, आप मुझे बताइए कहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, एंजाइम जो कि दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को प्रेरित करता है, इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको पढ़ चुके हैं, और कहाँ पढ़े हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसको कहाँ पढ़ा है। ठीक है, उत्प्रेरित करता है, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व फॉस्फोरस ऑक्सीजन बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, इसके बाद भाई देख लेते हैं सहकारक या फिर कोफैक्टर क्या होता है। एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, अब तक हमें ये बात पता चल गई है। ठीक है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव जिन्हें सहकारक कहते हैं एंजाइम से बनकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बना देते हैं। इन उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और सहकारक 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और धातु आयन। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह अन्य सहकारकों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि यह एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। फलस्वरूप एंजाइम पर ऑक्सीडेज व कैटलेज व हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित कर देते हैं, और हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। देखो, एक होलो एंजाइम होता है विशिष्ट प्रकार का होलो एंजाइम होता है जो कि किससे बना होता है? सहकारक। कोफैक्टर क्या हुए? होलो एंजाइम किससे बना होता है? उसमें एक प्रोटीन भाग होता है, आपको पता है लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो होलो एंजाइम जो हुआ बेटा उसमें एक प्रोटीन भाग होता है जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और एक गैर प्रोटीन भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। तो क्या बताया मैंने कि होलो एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार का होता है जिसके 2 भाग होते हैं, एक प्रोटीन भाग होता है जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और जो गैर प्रोटीन भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये होलो एंजाइम हो गया, इक्वल टू एपो एंजाइम जो कि क्या है? प्रोटीन भाग है, और गैर प्रोटीन भाग को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो उत्प्रेरण क्षमता बढ़ाता है। अब देखो, कोफैक्टर को कितने भागों में बांटा गया है? कार्बनिक और खनिज आयन। कार्बनिक भी कितने भागों में बटा है? फिर को एंजाइम, और कार्बनिक में 2 क्या आते हैं? को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अभी आपने इसको देखा कि ये किसके साथ क्या है? दृढ़ता से एकदम बंधा रहता है, दृढ़ता से एकदम बंधा रहता है। ठीक है, तो इसमें भी आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या किसका पार्ट है? एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप इक्वल टू क्या होगा? को एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप इक्वल टू क्या होगा? तो इस तरीके से होगा, तो ये फ्लो चार्ट से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, सह एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संबंध एपो एंजाइम से क्या होता है? अस्थायी होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं, जैसे सह एंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट विटामिन आदि से जुड़े होते हैं। और जो धातु आयन होते हैं वो कई एंजाइम की क्रियाशीलता है, तो धातु आयन की आवश्यकता होती है जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वय बंध बनाते हैं और उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हुए तो ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री ज्यादा है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आप 2-2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको कोई चार्ट, कोई ग्राफ, कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उस पर क्या करें, फिर से डिस्कशन कर सके। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। थैंक यू।